हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी से। रोज मुझे आके बोलना पड़ता है आपको, लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। जैसे क्लास स्टार्ट होती है, आपको पता होता है क्लास स्टार्ट होने के बाद में लगभग 1-2 मिनट तक बातचीत होती है, तो उस समय ही आप लिंक को शेयर कर दिया करें। या जैसे ही आपको लिंक मिलता है क्लास से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, तो उस समय लिंक को शेयर कर दिया करें। मुझे पता है मैं बोलता हूँ लिंक शेयर कर दीजिए, पर कोई नहीं सुनता है। प्लीज़ थोड़ा सा अपना कोऑपरेट दिखाइए। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज शाम को केमिस्ट्री की क्लास होगी लाइव, सही 8:30 बजे। बहुत बड़ा धमाका होगा, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि शाम की जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी सीरीज चल रही थी हमारी, टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी अरबी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो हॉर्टिकल्चर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। जिस दिन मैंने बताया था आपको, थ्योरी की लेक्चर थी मेरी, वो लाइव क्लास आपने शायद अटेंड नहीं की होगी या मैंने उसमें बताया नहीं होगा। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर, जितने भी शब्द होते हैं जिसके पीछे कल्चर लगा होता है, वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। जिन भी शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। और जिन शब्द के पीछे नोमी या लोजी लगा होता है, नोमी जैसे एग्रोनोमी, पोमोलॉजी, तो वो सारे शब्द कौन से होंगे? वो सारे शब्द ग्रीक शब्द कहलाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है वो शब्द लैटिन भाषा के होते हैं, और जिन शब्दों के पीछे नोमी या लोजी लगा होता है वो शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखो यहाँ पीछे लोजी लगा हुआ है तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ग्रीक शब्द है। पूछा है क्वेश्चन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी फूलों का और ऑप्शन डी औषधीय पादप। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसने ए जवाब दिया है फलों का, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फलों का। फलों को उगाने का, उत्पादन करने का और उनसे नए नए उत्पाद बनाने का, जैसे टमाटर सॉस, जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाएगा? पोमोलॉजी में किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरीकल्चर, देखिए अब यहाँ पर वापस से शब्द पीछे क्या आया है? कल्चर। कल्चर आ गया, इसका मतलब कौन सा शब्द होगा? ये कल्चर आते ही सीधा शब्द चला जाएगा, लैटिन भाषा का है। तो ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी फूलों का और ऑप्शन डी औषधीय पादप। बताइए जल्दी से। फलों का हो गया था पोमोलॉजी, तो बी जिसने जवाब दिया है सब्जियों का, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ओलेरीकल्चर होता है वो क्या होता है? ओलेरीकल्चर में हम क्या करते हैं? सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। सब्जियों को उगाने की जो खेती होती है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए जल्दी से। वापस से कल्चर आ गया, यानी कि लैटिन शब्द है। बिल्कुल ट्रिक वाइज समझाया जाएगा आपको। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको पहले से बता दूं कि ट्रिक वाइज बिल्कुल आपको समझाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल से रिलेटेड 4 सवाल और बताए जाते हैं। ये यूनिक टेस्ट सीरीज़ है। तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी फूलों का और ऑप्शन डी औषधीय पादप। तो देखो पोमोलॉजी जो थी वो फलों का अध्ययन थी, फिर ओलेरीकल्चर आया तो वो सब्जियों का अध्ययन हो गया। अब फ्लोरिकल्चर आया तो फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा? फूलों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, फूलों, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फ्लोरिकल्चर दिया गया है उस फ्लोरिकल्चर में जो हम अध्ययन करेंगे वो हम अध्ययन करेंगे
फूल को किस प्रकार से उगाया जाता है, फूल का कितना उत्पादन होता है, उसकी फूल की जो खेती होती है उससे रिलेटेड अध्ययन करेंगे। लेकिन इसकी एक ब्रांच और होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है बायोलॉजी से, और उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। उसमें फूल की संरचना, फूल की बनावट, फूल का आकार, फूल का रंग, फूल में नर या मादा भाग है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। फ्लोरिकल्चर तो एग्रीकल्चर का पार्ट है और जो एंथोलॉजी है वो बायोलॉजी का पार्ट है। फ्लोरिकल्चर में हम क्या सीखेंगे? फूल को किस प्रकार से उगाना है, कितना उत्पादन लेना है, किस प्रकार से खाद बीज उर्वरक डालना है, ये जो अध्ययन करेंगे, ये अध्ययन करेंगे हम फ्लोरिकल्चर में। और जो एंथोलॉजी होगी उसमें विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे फूल का आकार, फूल की आकृति, पुष्प सूत्र, पुष्प लक्षण, उसके अलावा उसमें जो नर भाग है, उसमें जो मादा भाग है, उसका अध्ययन हम एंथोलॉजी में करेंगे। तो एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों ही अलग अलग विज्ञान की शाखाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा आपको। अगला सवाल है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पूछा है। ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान और ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। बताइए जल्दी से, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? जिसने प्रथम स्थान दिया है सब्जी उत्पादन में, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। जो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है वो स्थान है द्वितीय स्थान। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो फल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो पहला स्थान है वो चीन का है। हाँ, वही चीन देश जहाँ से कोरोना आया है, चीन का है। अगला सवाल है हमारा, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? जो विटामिन B2 होता है उसका रासायनिक नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए कैल्सीफेरोल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी केसीन। बताइए जल्दी से, कैल्सीफेरोल, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन या केसीन? जिसने ऑप्शन बी वाला जवाब दिया है राइबोफ्लेविन, बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन B2 को हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन जो बी होता है वो उसका प्रकार कौन सा है? बी, B1, B2, ये इसके प्रकार होते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ है? बताइए जल्दी से, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी गुड़गांव। ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला बेंगलोर, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि IIHR, जिसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको कहना चाहूँगा कि कभी कभी ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ जाता है। जैसे आई दे रखा है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा हिंदी के अंदर इंडियन, फिर लिखा आ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो ये इंग्लिश मीनिंग है ना जो इंस्टीट्यूट के, वो देख लिया करें आप। तो भारतीय उद्यान के अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और एक तो वेराइटीज़ यानी किस्में, एक वैज्ञानिक नाम और एक ये जो अनुसंधान है, इनमें से हर बार 3-3, 4-4 सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय मसाला अनुसंधान पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी कालीकट केरल। जो भारतीय मसाला अनुसंधान है वो बताना है आपको। जिसने डी जवाब दिया है कालीकट केरल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और जिसने ए दिया है उनका गलत है। जो भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है या मसाला अनुसंधान संस्थान है वो है कालीकट केरल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो अनुसंधान संस्थान नहीं है, वैसे अनुसंधान केंद्र ही है वो। तो संस्थान बड़ा होता है, केंद्र छोटा होता है। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाता है तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र होगा तबीजी अजमेर में। ठीक है, अजमेर में है बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर राजस्थान। और सिर्फ मसाला पूछा जाता है आपसे तो सिर्फ मसाला कहाँ पर हो जाएगा? सिर्फ मसाला अनुसंधान केंद्र हो जाएगा कालीकट केरल में। अब आप कहोगे सर मसाला और बीजीय मसाला में अंतर तो बता दीजिए हमें। तो बिल्कुल बता देता हूँ आपको, मसाला और बीजीय मसाला में अंतर क्या होता है। देखो, जो किसी भी पेड़ का वह भाग जो उसका बीज है और उसी बीज को हम मसाले के रूप में काम में ले रहे हैं तो वो मसाला बीजीय मसाला कहलाएगा। वापस से सुनिए,
किसी भी पौधे का वह भाग जो हम मसाले के रूप में काम में ले रहे हैं और वो उसका बीज वाला भाग है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बीजीय मसाला। जैसे अगर हम देख लें धनिया, तो धनिया क्या होता है, धनिया छोटे छोटे गोल गोल बीज होते हैं और उसी को हम पीसते हैं और वही मसाला होता है, ठीक है। जैसे दूसरी बात करें हम सौंफ, जैसे हम बात करें जीरा, तो ये क्या है, ये एक तरह से बीज है और इसी बीजों का हम मसाला बनाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है बीज मसाला, ठीक है। और जो मसाला है उसमें बाकी जो सारे चीज़ें बची, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी किस में आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगी मसाला में, क्योंकि इनका उत्पादन हमारे राजस्थान में होता भी नहीं है। एक ट्रिक और बता देता हूँ, जो बीजीय मसाला है उन्हीं का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है और जो मसाला है उसका उत्पादन नहीं होता। जैसे काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है और भी बहुत सारी होती हैं, ये इनका सबका उत्पादन हमारे राजस्थान में नहीं होता है। इनका उत्पादन वो पहाड़ी क्षेत्र जो केरल वगैरह होते हैं उधर ही होता है। तो इस आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपसे मसाला का पूछा जाता है तो मसाला जब राजस्थान में पैदा ही नहीं होता तो उसका अनुसंधान कैसे किया जाएगा, क्योंकि उगाएंगे तभी तो अनुसंधान होगा। तो जहाँ पर मसाला होता है, उगाया जाता है, केरल इधर इसकी साइड, केरल में, आसाम में, तो इधर ही तो होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मसाला अनुसंधान केंद्र है वो है कालीकट, केरल में। अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल भी नहीं आता, इसलिए मेरे को डालना पड़ा। लोग केला समझते, केला नहीं है बेटा, जो आम होता है वो भारत का राष्ट्रीय फल होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम, और आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। कौन सा होगा? मेंजीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। और इस फल को हम क्या कहते हैं? इस फल को हम राजदूत फल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? राजदूत फल, राजदूत फल, शाही फल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी अगर फैमिली पूछ लें आपसे तो फैमिली कौन सी हो जाएगी? एनाकोर्डिएसी, एनाकोर्डिएसी फैमिली का पादप है ये। अगला सवाल है हमारा, नर्सरी से पौधों को खरीदते समय पौधों की उपयुक्त आयु होनी चाहिए। जो नर्सरी होती है उससे हम जब पौधे खरीद रहे हैं तो पौधों को खरीदते समय उसकी उपयुक्त आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 4 वर्ष और ऑप्शन डी 4 से 5 वर्ष। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। नर्सरी से पौधों को खरीदते समय पौधों की उपयुक्त आयु होनी चाहिए। जिसने ए जवाब दिया है 1 से 2 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। नर्सरी से पौधों को खरीदते समय जो पौधों की उपयुक्त आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा पौधा होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बेर में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? अब देखो यहाँ पर नया शब्द आया है, प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। प्रवर्धन का मतलब ऐसा होता है कि पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा जब बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो विधि कहलाती है प्रवर्धन। और उस विधि में हम क्या करते हैं, पौधे के पुराने भाग से या किसी भी भाग से जड़, तना, फूल, पत्ती या उसका उत्तक ले लिया या उसका कोशिका ले ली, सेल ले ली, उससे हम क्या करते हैं? नया पौधा बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। तो अब पूछा है कि बेर में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? ऑप्शन ए कलम, बी कटिंग, सी लेयरिंग और डी गुट्टी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या जवाब होगा? जिसने ऑप्शन ए दिया है कलम, बिल्कुल सही जवाब है। जो बेर में प्रवर्धन की विधि होती है वो कौन सी होती है? कलम होती है। कौन सी विधि होगी? कलम विधि होगी। अगला सवाल है हमारा, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। बताइए जल्दी से, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए उत्तक संवर्धन, ऑप्शन बी बीज द्वारा, ऑप्शन सी लेयरिंग और ऑप्शन डी गुट्टी दाब। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, कौन सी विधि में सबसे अधिक मात्रा में पौधे तैयार किए जा सकते हैं? बीज द्वारा नहीं होगा, जिसने बीज जवाब दिया बी नहीं होगा। जिसने ए वाला जवाब दिया है उत्तक संवर्धन, बिल्कुल सही जवाब होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधे तैयार किए जा सकते हैं वो कौन सी विधि है? उत्तक संवर्धन। अब देखो उत्तक संवर्धन में क्या होता है, उत्तक संवर्धन में विशेष रूप से पौधे का एक उत्तक ले लिया जाता है। अब उत्तक भी बता देता हूँ क्या होता है। विभिन्न प्रकार का जो कोशिकाओं का समूह होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्तक या टिश्यू कहलाता है। उत्तक या टिश्यू कहलाता है। तो जिस भी हमें पौधे का उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर तैयार करना है उसके उत्तक ले लेते हैं और उत्तक लेने के बाद में उनको प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में संवर्धित करके उनसे
एक घोल तैयार किया जाता है और उसमें हम लाखों की संख्या में हम क्या कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सबसे अधिक तो पीछे जो सवाल था प्रवर्धन की व्यवधि, जिसमें आ जाएगा उत्तक संवर्धन। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सबसे अधिक किन्नों का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और डी अजमेर। बताइए जल्दी से, राजस्थान में सबसे अधिक किन्नों का उत्पादन कहाँ पर होता है? जिसने किन्नों नहीं देखा बता देता हूँ, किन्नों क्या होता है। जिस प्रकार से आप संतरा या मौसमी खाते हो उसी प्रकार का किन्नों होता है, परंतु किन्नों होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसकी जो छाल होती है वो ढीली होती है और बिल्कुल स्वाद वगैरह सब संतरे के जैसा होता है। तो किन्नों का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? श्रीगंगानगर में होता है। किन्नों का उत्पादन सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होता है। इसके बारे में एक दिलचस्प बात और बता देता हूँ। ये एक मैन मेड फ्रूट है। जंगली पौधों को संकरण करा के इस पौधे को विकसित किया गया है और ये पौधा सबसे पहले पाकिस्तान में लाया गया था भारत से पहले। वैसे तो ये कैलिफोर्निया में इसको विकसित किया गया था, लेकिन भारत से पहले ये पौधा कहाँ पर आ गया था? पाकिस्तान में आ गया था। भारत से पहले ये पौधा पाकिस्तान में आ गया था, कैलिफोर्निया में इसको बनाया गया था। फिर कुछ समय बाद इसको पाकिस्तान से भारत लाया गया। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से वृद्धिरोधक हार्मोन है। निम्न में से वृद्धिरोधक हार्मोन बताना है आपको। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी एबिसिसिक एसिड। बताइए जल्दी से, निम्न में से वृद्धिरोधक हार्मोन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी एबिसिसिक एसिड। तो डी वाला जवाब सही हो जाएगा। वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा होगा? वृद्धिरोधक हार्मोन होगा एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड को वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाता है या फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी एबिसिसिक एसिड। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाता है? जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इथाइलिन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इसकी एक गैसीय अवस्था भी होती है जिसको हम इथेफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेफोन, और वो गैसीय अवस्था में होता है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है या कोशिका विभाजन में अपनी भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी क्या होगा इसका जवाब? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। जिसने जवाब दिया है बी वाला साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका को विभाजन करने में सहायता करता है। एक कोशिका से दो कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी एबिसिसिक एसिड। बताइए जल्दी से, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। जिसने जवाब दिया है एब्सिसिक एसिड, डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जो एब्सिसिक एसिड होता है उसी को हम तनाव हार्मोन बोलते हैं और उसी को हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्याज में अंकुरण को रोकता है। देखो प्याज में क्या होता है, प्याज में एक समस्या होती है। प्याज में समस्या क्या होती है? जैसे ही हम प्याज को भंडारित करते हैं तो कुछ समय बाद में आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है वो उग जाते हैं, वहाँ से कलिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वहाँ से कलिकाएं निकलना शुरू हो जाती है, फिर जो हमारा प्याज होता है वो धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। तो हमें इस क्रिया को रोकना होता है, इस अंकुरण की क्रिया को हमें रोकना होता है। और उसके लिए हमें कौन सा रसायन उपयोग में लेना चाहिए? ऑप्शन ए मैलिक हाइड्रोजाइड, ऑप्शन बी 2,4-D, ऑप्शन सी ऑक्सिन और ऑप्शन डी एबिसिसिक एसिड। बताइए जल्दी से, प्याज में अंकुरण को रोकता है मैलिक हाइड्रोजाइड, 2,4-D, ऑक्सिन या एबिसिसिक एसिड।
ABCD, प्याज में अंकुरण को रोकता है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला मैलिक हाइड्रोजाइड, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज में अंकुरण को रोकता है मैलिक हाइड्रोजाइड, प्याज में अंकुरण को मैलिक हाइड्रोजाइड रोकता है। अगला सवाल है हमारा, केले में भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान बताना है आपको। केले में जब केले को भंडारित किया जाता है तो उसके लिए उपयुक्त तापमान बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 8 से 9%। कुछ मिस्टेक हो गई, एक सेकंड रुकिए। ये जो भंडारण पूछा है, इस भंडारण, ये नमी है मेरे हिसाब से, ये भंडारण के लिए तापमान नहीं है। नहीं, ये तापमान ही पूछा गया है यहाँ पर, तो ये प्रतिशत का निशान गलत लग गया है। केले में भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान बताना है। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग कहलाता है, बताइए जल्दी से। ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए सांकुर, ऑप्शन बी मूल वृंत, ऑप्शन सी मात्र वृक्ष और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सांकुर, ऑप्शन बी मूल वृंत, ऑप्शन सी मात्र वृक्ष और ऑप्शन डी कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है सांकुर, बिल्कुल सही जवाब है। ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, सांकुर, सांकुर कहलाता है। क्या कहलाएगा, सांकुर कहलाएगा। और जो नीचे वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो मात्र वृक्ष कहलाएगा। नीचे वाला जो भाग होगा वो मात्र वृक्ष कहलाएगा और ऊपर वाला भाग सांकुर कहलाएगा। इसको इंग्लिश में हम साइन भी बोलते हैं। सांकुर को इंग्लिश में साइन बोला जाता है और मात्र वृक्ष को इंग्लिश में रूट स्टॉक बोला जाता है। तो हमेशा जो ग्राफ्टिंग कर्म में ऊपर वाला भाग होता है वो रूट स्टॉक साइन कहलाएगा और नीचे वाला रूट स्टॉक कहलाएगा। जिसमें रूट होगी वही तो रूट स्टॉक कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, पूसा मेघाली किसकी किस्म है। पूसा मेघाली किसकी किस्म है। ऑप्शन ए गाजर, बी टमाटर, सी केला और डी खीरा। बताइए जल्दी से, गाजर, टमाटर, केला या खीरा। पूसा मेघाली किसकी किस्म है, फिर बताऊंगा इसका क्या अर्थ होता है। जिसने ऑप्शन ए दिया है गाजर, बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा मेघाली किस्म है वो किसकी है, गाजर की है। पूसा मेघाली गाजर की किस्म है, ए ऑप्शन सही जवाब है। अब यहाँ पर देखो किस्म का नाम क्या है, किस्म का नाम है पूसा मेघाली। पूसा मेघाली किसकी किस्म थी, गाजर की थी। अब अगला सवाल देखिए इससे रिलेटेड। अब अगला सवाल है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बदला है, अर्का, अर्का मेघाली। सवाल क्या है, अर्का मेघाली किसकी किस्म है। अब हमने पढ़ा था पूसा मेघाली, पूसा मेघाली तो किसकी थी, गाजर की थी। अब अर्का मेघाली बताइए जल्दी से किसकी होगी, गाजर की तो होगी नहीं। फिर बचा टमाटर, केला और खीरा। बताइए जल्दी से, टमाटर, केला और खीरा क्या होगा, डी, सी या बी। बी, सी या डी कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। अर्का मेघाली, जिसने अर्का मेघाली गाजर की नहीं है, गाजर का तो जो किस्म थी वो थी पूसा मेघाली। जिसने टमाटर जवाब दिया है अर्का मेघाली का बिल्कुल सही जवाब है। जो अर्का मेघाली वैरायटी है वो किसकी है, टमाटर की है। किसकी है, टमाटर की है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या शब्द दिया गया है आपको, मेघाली दिया गया है। अब मेघाली में से मैं इसको इतना, ये यहाँ से इसके पीछे का हटा दूँ मैं, तो अब क्या बच गया, अब बच गया सिर्फ और सिर्फ मेघ। और मेघ का मतलब होता है बादल, और बादल से क्या आती है, बरसात आती है। बादल से क्या आती है, बरसात आती है। तो बस इससे आपको ध्यान रखना है, मेघाली से मेघ, मेघ मतलब बरसात। तो ये जो अर्का मेघाली किस्म है ये बरसात पर आधारित किस्म है, यानी उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर सिंचाई का साधन उपयुक्त नहीं होता और खेती बरसात पर ही डिपेंड होती है। उन क्षेत्रों में जब टमाटर की खेती करेंगे तो कौन सी किस्म उगाएंगे, मेघाली वाली किस्म उगाएंगे, मेघ वाली किस्म उगाएंगे या बरसात वाली किस्म उगाएंगे। तो अर्का मेघाली वो किस्म है टमाटर की जो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए की जाती है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, वहाँ पर पूछा जाएगा अर्का मेघाली किस्म, टमाटर की निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और ऑप्शन में चारों किस्में टमाटर की दी होंगी। अब चारों में से आपको छांटनी है कि बरसात वाली किस्म को चूज करना है, तो बरसात वाली किस्म कौन सी हो जाएगी, अर्का मेघाली। मेघाली कैसे हो जाएगी, क्योंकि मेघ मतलब बादल, बादल मतलब बरसात, बिन बादल बरसात। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक फल है। ये सवाल जरूर पूछा जाता है, इस प्रकार का एक सवाल जरूर से ही पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें। अब देखिए इसमें समझाऊंगा आपको, एक ट्रिक समझाऊंगा, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सुपरवाइजर में भी इससे सवाल पूछा गया था, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक फल है। तो देखो क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है जिन फलों को हम तोड़ लेते हैं
तोड़ने के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, तोड़ने के बाद भी हम उनको पका सकते हैं, वो फल कहलाएंगे क्लाइमेट्रिक। क्या कहलाएंगे, क्लाइमेट्रिक। फिर से सुनिए ध्यान से, जिन फलों को हम पेड़ से तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद भी उनको पका सकते हैं तो वो फल कहलाएंगे क्लाइमेट्रिक फल, और जिन फलों को नहीं पका सकते वो उनके आगे क्या लग जाएगा, उनके आगे लग जाएगा नॉन क्लाइमेट्रिक। तो जो पका सकते हैं वो तो क्लाइमेट्रिक और जो नहीं पका सकते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक। अब याद कैसे रखोगे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक को? देखो, क्लाइमेट्रिक को याद करने का तरीका सिंपल सा है, ऐसे फल जिसमें गूदा पाया जाता है, गूदेदार फल जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्लाइमेट्रिक फल। वो सारे फल क्या कहलाएंगे, क्लाइमेट्रिक फल कहलाएंगे, जिसमें गूदा पाया जाता है, जिसको पल्प भी बोलते हैं। अब देखो, संतरा में गूदा होता है, नहीं होता है, संतरा रसीला फ्रूट है। अंगूर में नहीं होता है, आंवला में भी नहीं होता है वो हार्ड होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो उसको गूदे में हम काउंट नहीं करेंगे। नींबू में होता है, नहीं होता है। लीची में होता है, नहीं होता है। अनार में होता है, नहीं होता है। आम में गूदा होता है, जी बिल्कुल होता है। केले में होता है, बिल्कुल होता है। तो आम और केला कौन से फल है, गूदेदार फल है, तो इसीलिए इनको कहाँ डाला गया है, क्लाइमेट्रिक वेराइटी में डाला गया है। तो क्लाइमेट्रिक फल कौन से होंगे, क्लाइमेट्रिक फल होगा आम और केला। तो ऐसे फल, वापस से सुन लीजिए, ऐसे फल जिनको पेड़ से तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्लाइमेट्रिक फल, और जिनको नहीं पकाया जा सकता तो उसके आगे नॉन लग जाएगा तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, वापस से देखिए इस सवाल में, ये उसी का सवाल है मॉडिफिकेशन वर्जन में। वहाँ पर पूछा गया था आपसे क्लाइमेट्रिक, अब यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक है, यानी नहीं पकाया जाने वाला फल है, उसको हम पका नहीं सकते। ऑप्शन ए संतरा अंगूर, ऑप्शन बी चीकू पपीता, ऑप्शन सी अमरूद सेब और ऑप्शन डी आम केला। बताइए जल्दी से। चीकू में गूदा होता है, पपीते में गूदा होता है, अमरूद में गूदा होता है, सेब में भी गूदा होता है, आम में भी गूदा होता है, केले में भी गूदा होता है। अब नॉन क्लाइमेट्रिक पूछ रहा है, मतलब रसदार फ्रूट पूछ रहा है, तो अंगूर रसदार फ्रूट है और संतरा भी रसदार फ्रूट है। तो अब समझ गए होंगे आप क्या होगा, जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है वो होंगे संतरा और अंगूर। तो नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक को ध्यान से पढ़ लेना, एक सवाल जरूर से आएगा। अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखो, वर्षा किसकी किस्म है, वर्षा किसकी किस्म है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी अमरूद और डी मोठ। वर्षा पूछा है यहाँ पर, वर्षा बताना है आपको, ए बी सी या डी, बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए दिया है गलत है, जिसने ऑप्शन बी वाला दिया है मूंग, बिल्कुल सही जवाब है। जो वर्षा किस्म है वो किसकी है, वर्षा किस्म मूंग की मानी जाती है। किसकी है, मूंग की है। अब है सवाल अगला, अब देखिए, अब उधर क्या था, वर्षा था, अब इधर क्या है, बरखा है। तो बरखा भी बरसात होती है, वर्षा भी बरसात होती है, ठीक है, लेकिन दोनों ही वेराइटीज़ अलग अलग फसलों की हैं। अब बरखा, जब मैंने वर्षा बताया था तो वर्षा मैंने किसकी बताया था, वर्षा मैंने बताया था मूंग की बताया था। अब आपको बताना बरखा किसकी है। संतरा मूंग की तो होगी नहीं, उड़द और मोठ, बताइए जल्दी से। संतरा उड़द और मोठ, संतरा उड़द और मोठ, संतरा उड़द और मोठ। बरखा, जिसने जवाब दिया है उड़द, बिल्कुल सही जवाब है। जो बरखा किस्म है वो किसकी है, उड़द की है। बरखा किस्म उड़द की है, और सवाल वो इसी प्रकार से पूछेगा आपको, वो आपको देगा बरखा किस्म किसकी है, आपने पढ़ा होगा वर्षा, बरखा पढ़ा नहीं होगा, और आप सीधा टिक करोगे मूंग पर, और आपका सवाल गलत हो जाएगा। और एक सवाल गलत होने पर आपको -1 नंबर गिफ्ट में दिया जाएगा, यानी कि जितने भी नंबर आपके आए हुए हैं उसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आपने गलत सवाल का जवाब दिया तो बरखा ध्यान रखना, ये सवाल आया था सुपरवाइजर में, बिल्कुल मैं जो सवाल बोलता हूँ कि आया था वो आया ही होता है। आप पूछ लेना आपके आसपास जो भी सुपरवाइजर लगा है उससे कि बरखा किसकी किस्म है, तो बरखा तो उड़द की किस्म है। और स्टूडेंट ने सोचा बरखा यानी वर्षा, वर्षा यानी वर्षा तो मूंग की किस्म है, तो मूंग भी ऑप्शन में था तो वो मूंग करके आए थे और गलत था। तो बरखा जो किस्म है वो किसकी होगी, बरखा किस्म होगी उड़द की, और वर्षा होगी मूंग की। अगला सवाल है हमारा, वर्षा उपहार। अब ये अलग किस्म है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर आप ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवाल आज क्यों पूछ रहे हो। देखो, आपको कंफ्यूज करने वाले सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं और ये सवाल कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे वो याद करने की उनको कोशिश करता है तो उसे उसके माइंड पर प्रेशर पड़ता है, और जैसे ही किसी इंसान के माइंड पर प्रेशर पड़ता है उस चीज़ को वो छोड़ देता है। तो बिल्कुल आप अगर थोड़ा तैयारी सशक्त करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा।
बाकी पढ़ तो सभी रहे हैं, आप कुछ ऐसा यूनिक पढ़िए ना जिससे आपको कम पढ़ने में भी आपको कम पढ़े और कम पढ़ने से आपका काम भी हो जाए और काम भी आसान हो। इसलिए आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। तो वर्षा उपहार किसकी किस में? ऑप्शन ए टमाटर, बी मिर्च, सी भिंडी और डी गाजर। बताइए जल्दी से। वर्षा उपहार, सी वाला जवाब सही होगा, भिंडी। जिसने वर्षा उपहार किस्म का जवाब सी दिया है, भिंडी, बिल्कुल सही जवाब है। भिंडी को क्या कहते हैं? एबल मोस्कस एस्कुलेंटम कहते हैं और एकमात्र ऐसी ये सब्जी है जो मालवेसी में आती है। जेठ में आया हुआ सवाल है, भिंडी किस कुल का पादप है? मालवेसी। भिंडी किस कुल का पादप है? ध्यान से सुनिएगा, भिंडी किस कुल का पादप है? मालवेसी का है। आपके सिर्फ 2 ही क्रॉप ऐसी चल रही है जो मालवेसी फैमिली या मालवेसी कुल की है। अगर सब्जियों में पूछा जाए तो भिंडी है, अगर एग्रोनॉमी की क्रॉप में पूछा जाए तो कपास है। तो कपास और भिंडी दोनों एक ही कुल के पादप हैं, दोनों एक ही कुल के पादप हैं और दोनों मालवेसी कुल के पादप हैं। एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ आपको, देखो भिंडी और कपास दोनों एक ही कुल के पादप हैं। अब जब कपास की फसल हम उगाएंगे तो उसके चारों तरफ उसको कीट से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके चारों तरफ हम भिंडी की फसल को उगा देंगे। किसको उगा देंगे? भिंडी की फसल को उगा देंगे। और भिंडी की फसल को हम जैसे ही उगाएंगे तो जितने भी कीट होंगे जो कपास की फसल पर होंगे, वो सारे कपास की फसल से वो कीट किस पर आ जाएंगे? भिंडी की फसल पर आ जाएंगे। क्योंकि भिंडी हमारी मुख्य फसल नहीं है, उसको तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मुख्य कपास की फसल, जो मुख्य फसल है, उस फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उगाया है। उस फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उगाया है। और जो मुख्य फसल है वो तो हमारी कौन सी है? कपास ही है। तो कपास को कीटों से बचाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? भिंडी की फसल को उगाया जाता है। और भिंडी को ओकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकरा भी बोला जाता है भिंडी को। ध्यान रखिएगा, आप भूल मत जाना, ये सवाल भी पूछा गया है, ओकरा किस फसल को कहते हैं? तो ओकरा किसको कहते हैं? भिंडी को ओकरा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। लेडी फिंगर भी बोला जाता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? ओकरा। अगला सवाल है हमारा, फूलगोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है? फूलगोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है? ब्राउनिंग एक प्रकार का व्याधि होती है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, वो बताना है आपको किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी कार्बन, मैग्नीज और फास्फोरस। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। फूलगोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होगा? ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होगा। फूलगोभी भूरी पड़ने लग जाती है और सफ़ेद कलर जो होता है उसका सफ़ेद कलर फीका पड़ने लग जाता है और जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होने लगता है। तो किसकी कमी से होगा? जब बोरोन की कमी हो जाएगी, जब मिट्टी में बोरोन की कमी हो जाएगी और फूलगोभी को बोरोन तत्व नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में बोरोन तत्व की कमी होने के कारण ब्राउनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ब्राउनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब एक चीज़ और है, एक होता है ब्राउनिंग। अब इधर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है बटनिंग। तो ब्राउनिंग और बटनिंग दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही अलग अलग तत्व की कमी से होंगे। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, फूलगोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? क्या पूछा है? फूलगोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन है बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस, ए बी सी डी। अब बताना है आपको फूलगोभी में बटनिंग किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फास्फोरस से। तो जो बटनिंग की समस्या होगी वो होगी नाइट्रोजन की कमी से। बटनिंग की समस्या किससे होगी? बटनिंग की समस्या नाइट्रोजन की कमी से होगी। और जो बोरोन से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी वो कौन सी थी? ब्राउनिंग थी, वो ब्राउनिंग थी। तो ब्राउनिंग और बटनिंग अलग अलग है, ब्राउनिंग बोरोन और बटनिंग नाइट्रोजन। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। क्योंकि बटनिंग में भी बी आ रहा है, ब्राउनिंग में भी बी आ रहा है, बोरोन में भी बी आ रहा है, और बटनिंग में भी ने आ रहा है, और ब्राउनिंग में भी ने आ रहा है, और नाइट्रोजन में भी ने आ रहा है, और बोरोन में भी ने आ रहा है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, इसमें बिल्कुल ट्रिक नहीं है। आप कैसे याद करोगे इसको कोरिलेट करके कैसे याद करोगे? ये बिल्कुल मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, इस सवाल को लिख लीजिएगा, ये सवाल आएगा आपके, पक्का आएगा। इस सवाल को लिख लीजिएगा, फूलगोभी में बटनिंग और फूलगोभी में ब्राउनिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चाहे आपके सुपरवाइजर में नहीं, चाहे आपके जेट में नहीं आए या ICR में नहीं आए या BHU में नहीं आए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी भर काम जरूर आएगा ये सवाल, ये मैं कह देता हूँ। क्योंकि कन्फ्यूज़ करने वाला सवाल है, हर किसी को नहीं आता ये सवाल, क्योंकि हर बार वो याद करता है और कुछ दिनों बाद भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सब्जियों की कैनिंग की जाती है।
अब देखो कैनिंग क्या होती है। कैनिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो फल और सब्जियां होती हैं उनको हम एक विशेष प्रकार के घोल में रखकर सुरक्षित करते हैं और लंबे समय तक वो सुरक्षित रहती हैं। और जब उनका मौसम नहीं होता और हमारी कभी इच्छा होती है उनको खाने की या उनका जो व्यापारिक उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, कैनिंग प्रोसेस करते हैं। तो सब्जियों की कैनिंग बतानी है आपको, बता दिया मैंने कैनिंग क्या होता है, फलों और सब्जियों को एक विशेष प्रकार के घोल में लंबे समय तक सुरक्षित रखना। अब सब्जियों की कैनिंग करेंगे तो सब्जियों में कौन सी प्रकार का घोल डालेंगे हम। ऑप्शन ए ब्राइन, ऑप्शन बी सिरप, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी कोई नहीं। सब्जियों की कैनिंग की जाती है, बताइए जल्दी से। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से थोड़ा कट रहा है। और सब्जियों की कैनिंग बतानी है आपको, वापस से एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। देखो कैनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्जियों और फलों को विशेष प्रकार के घोल में सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो अब सब्जियों की कैनिंग में कौन सा घोल रखेंगे, ऑप्शन ए होगा, जिसने ए जवाब दिया है ब्राइन, बिल्कुल सही जवाब है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन विशेष तौर पर क्या होता है, ब्राइन विशेष तौर पर नमक का घोल होता है, उसको ब्राइन बोला जाता है। तो जो नमक का घोल होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्राइन बोला जाता है। और सब्जियों को जब हम सुरक्षित करते हैं या भंडारित करते हैं तो उन्हें हम नमक के घोल में सुरक्षित या भंडारित करते हैं और नमक का जो घोल होता है वो ब्राइन कहलाता है। तो ध्यान रखना, सब्जियों को सुरक्षित करेंगे नमक के घोल में, वो कहलाएगा ब्राइन, क्या ठीक है, ब्राइन कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, फलों की कैनिंग की जाती है। अब फलों को सुरक्षित करेंगे तो उसको किस में करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इधर देख लीजिए एक बार, मुझसे बता देता हूँ। सब्जियों की कैनिंग में हम जो ब्राइन करेंगे उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सब्जियाँ होगी, उसमें होगा खीरा, उसमें होगी गाजर, उसमें होगी हमारी फूल गोभी। इस प्रकार की जो सब्जियाँ होती हैं उनको काट के, उनके टुकड़े करके, उनको नमक के घोल में वायु रहित अवस्था में उनको क्या कर दिया जाता है, निर्वात करके उनको पैक कर दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक वो क्या होती है, नमक के घोल में डूबी रहती है और ख़राब नहीं होती है। और यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो है फलों की कैनिंग की जाती है। ऑप्शन ए ब्राइन, सिरप, जल या कोई नहीं। अब ब्राइन तो नमक का घोल था, अब नमक का घोल तो फलों में हम डाल नहीं सकते क्योंकि नमक का घोल अगर हम डालेंगे तो फलों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और ऑप्शन बी है हमारा, सी है हमारा जल, यानी कि जल से कभी भी आप जानते हो कि जल से कोई भी चीज़ को सुरक्षित नहीं किया जा सकता लंबे समय तक, क्योंकि इसमें भी क्या हो जाता है, इसमें भी जल भी कभी कभी सड़ने लग जाता है। और बी वाला जो ऑप्शन है वो है सिरप। सिरप का मतलब क्या होता है, सिरप का मतलब होता है शक्कर या चीनी की चाशनी। तो जो फलों को हम संरक्षित करेंगे वो किस में करेंगे, फलों को जो हम सुरक्षित करेंगे वो करेंगे हम सिरप में या शक्कर की चाशनी में। फलों को किस में करेंगे, फलों को सिरप या शक्कर की चाशनी में सुरक्षित किया जाता है। और नमक की चाशनी को कहते हैं ब्राइन, और शक्कर की जो नमक का घोल होता है वो ब्राइन कहलाता है, और जो शक्कर का घोल होता है वो सिरप कहलाता है। नमक का जो घोल होगा उससे सब्जियों को सुरक्षित करेंगे और शक्कर के घोल से फलों को सुरक्षित किया जाएगा। तो ये सवाल है, बिल्कुल बेसिक से सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए थोड़ी मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल साउंड प्रूफ क्लास प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जो क्लासरूम है वो रोड पे है और बार बार नॉइस, देखो कभी कोई गाड़ी निकलती है तो नॉइस आता है। तो कुछ दिन की बात हो रही है, फिर बिल्कुल साउंड प्रूफ क्लास प्रोवाइड करवाएंगे आपको, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज़ आएगी। तो राष्ट्रीय उद्यान की बोर्ड कहाँ पर स्थित है, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय उद्यान की बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको बोला जाता है NHB भी बोला जाता है, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय उद्यान की बोर्ड या इसको राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, बी गुड़गांव, सी करनाल और डी अजमेर, बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा, जयपुर, गुड़गांव, करनाल या अजमेर। जिसने बी वाला जवाब दिया है गुड़गांव, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय उद्यान की बोर्ड कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान की जो बोर्ड है वो है गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा। अगला सवाल है हमारा, आम में ब्लैक टिप बीमारी किसके कारण होती है। देखो आम जो होता है उसमें ब्लैक टिप का मतलब ये होता है काला सीरा रोग, क्या बोलते हैं उसको, काला सीरा रोग भी हम बोलते हैं। तो पूछा है आम में ब्लैक टिप बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी कैल्शियम, सी कार्बन और डी नाइट्रोजन, बताइए जल्दी से आम में ब्लैक टिप बीमारी। फिर इससे जुड़ी सारी जानकारी दूंगा मैं आपको, आम की जो ब्लैक टिप बीमारी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बार बार सवाल पूछा जाता है इससे।
देखो ब्लैक टिप में आगे जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। ब्लैक टिप में आगे जो शब्द आ रहा है वो बी आ रहा है, और बोरोन में कौन सा शब्द आ रहा है आगे, बोरोन में भी आगे बी शब्द आ रहा है। तो ब्लैक टिप बोरोन से संबंध करती है, इसलिए आम का जो ब्लैक टिप बीमारी होती है वो किससे होती है, बोरोन से होती है। अगर ये तो हो गई तत्व की बात, ठीक है, ये तो हो गई तत्व की बात। अगर आपसे तत्व पूछेगा तो आपको बोरोन सही करना है उसमें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आम की जो ब्लैक टिप समस्या है वो किन क्षेत्रों में होती है या कहाँ पर होती है, तो जहाँ पर ईंटों के भट्टे होते हैं, ईंटों की जो चिमनियाँ होती हैं लंबी लंबी, आपने देखा होगा जहाँ पर ईंटों के भट्टे होंगे वहाँ पर लंबी सी चिमनी होगी। तो उससे क्या होता है, जब वो ईंटों को पकाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, और उस धुएं में होती है SO2 गैस। कौन सी गैस होती है, SO2 गैस होती है। और वो SO2 गैस इस आम के फल को नुकसान पहुंचाती है, और इसका जो फल होता है आम का, उस पर एक काला सा धब्बा बन जाता है कहीं पे भी, बड़ा सा। वैसे तो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक डॉट डॉट तो बहुत सारे होते हैं, वो आम का ब्लैक टिप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बड़ा सा धब्बा बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा सा धब्बा बनेगा, और वो उस धब्बे की जो आप मोटाई में बताऊँ आपको, आपने 5 रुपये का कॉइन देखा होगा, लगभग उससे थोड़ा सा छोटा होता है, इतना बड़ा होता है ब्लैक टिप। तो तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो तत्व में आपको बोरोन करना है। अगर आपसे उसकी जो कंडीशन पूछी जाए तो कंडीशन में आपको क्या जवाब देना है, कंडीशन में जवाब देना है कि अगर ईंटों के भट्टों के पास में आम का बाग होगा तो वहाँ से एक ईंटों के भट्टों से गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं SO2 गैस, और वो SO2 गैस क्या करती है, आम में ब्लैक टिप की समस्या को उत्पन्न कर देती है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। आम से सवाल पूछा ही जाएगा, अगर हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है तो आम से बिल्कुल सवाल आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आम तो फलों का राजा है, और राजा है और राजा को कैसे भूल सकते हैं, तो आम से पूछा जाएगा सवाल। अगला सवाल है, नींबू में डायबैक बीमारी किसके कारण होती है। देखो नींबू और नींबू वर्गीय जो होते हैं फल होते हैं उसमें डायबैक बीमारी किसके कारण होती है बताना है आपको। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी कैल्शियम, सी कॉपर और डी नाइट्रोजन। बताइए जल्दी से, ए बोरोन, बी कैल्शियम, सी कॉपर और डी नाइट्रोजन। बताइए जल्दी से, आम में डायबैक बीमारी किसके कारण होती है। मैं सोच रहा हूँ एग्रीकल्चर के कुछ लेक्चर भी लगाऊंगा, वो डिपेंड करेगा, आज जो शाम को केमिस्ट्री की क्लास होगी सब कुछ उस पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना। शाम को केमिस्ट्री की क्लास होगी सही 8:30 बजे। तो जो नए आए हैं, जो नई पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि शाम को जो 8:30 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी थ्योरी की, उसका हिस्सा बन सकें। नींबू का डायबैक बीमारी किससे होगी, जिसने जवाब दिया है सी वाला कॉपर, बिल्कुल सही जवाब है। कॉपर किसको बोलते हैं हम, कॉपर बोला जाता है तांबे को, ठीक है, कॉपर तांबे को बोलते हैं। तो तांबे की कमी से क्या हो जाता है, डायबैक समस्या पैदा हो जाती है। अब देखो डायबैक का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है सूखना, और बेग का मतलब क्या होता है, वापस या उल्टा, ठीक है। तो डायबैक का मतलब क्या होगा, उल्टा सूखा रोग। तो वहाँ पर डायबैक अगर लिखा हुआ नहीं आए या उल्टा सूखा रोग लिखा हुआ आ जाए तो एक ही चीज़ है, आपको जवाब देना है कॉपर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये नींबू का जैसे सपोज दैट पौधा है, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर से सूखेगा, फिर सूखता सूखता ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि उल्टा आएगा, और यही समस्या क्या कहलाएगी, डायबैक कहलाएगी, जिसको हम कहते हैं उल्टा सूखा रोग। तो समझ गए होंगे आप, डायबैक कहाँ होता है, नींबू में होता है, कॉपर की कमी से उल्टा सूखा रोग बोलते हैं, ऊपर से सूखता हुआ पौधा नीचे की तरफ आता है। अगला सवाल है हमारा, ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है। अब देखो ब्लांचिंग की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है, मैं दोनों ही बताऊंगा आपको, फिर इससे रिलेटेड और भी शब्द बताऊंगा आपको। ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है, ऑप्शन ए पत्ता गोभी में, बी भिंडी में, सी फूल गोभी में और डी टमाटर में। ए बी सी डी बताइए जल्दी से, ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है, पत्ता गोभी में, भिंडी में, फूल गोभी में या टमाटर में। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है पत्ता गोभी, बिल्कुल सही जवाब है। ब्लांचिंग की जो क्रिया की जाती है वो किसमें की जाती है, ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है हमेशा ब्लांचिंग की जो क्रिया की जाती है वो की जाती है फूल गोभी में। किसमें करेंगे हम, फूल गोभी में करेंगे। अब बता देता हूँ ब्लांचिंग क्या होता है। देखो होता यूँ है, जब हम गोभी की फसल उगाते हैं, फूल गोभी की फसल उगाते हैं, तो उसके फूल गोभी के पत्ते आपने देखे होंगे बहुत बड़े होते हैं, पत्ता बहुत बड़ा होता है फूल गोभी का। तो स्टार्टिंग में जब फूल बनना चालू होता है तो उस कंडीशन में जब फूल पर बार बार सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो फूल क्या होता है, उस फूल का जो वाइट कलर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है, और उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है भूरा मटमैला। और जब भूरा मटमैला कलर हो जाएगा तो आपको देखने में फूल गोभी अच्छी नहीं लगेगी, और अच्छी नहीं लगेगी तो आप लोगे नहीं उसको।
तो जो अच्छा और आकर्षक फूल होगा वही आप खरीदोगे और उसी को अच्छा भाव भी मिलेगा मार्केट में। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए जो किसान वर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रोसेस करते हैं ब्लांचिंग। इसमें क्या करते हैं, जो फूल गोभी होती है उसी के पत्तों को वो तोड़ते हैं और उसी के पत्तों से उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। उसी के पत्तों से उसको ढक देते हैं, जिससे जो आम का फूल होता है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का बना रहता है और उसमें किसी प्रकार का कोई कलर इम्पैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल सफ़ेद कलर का बना रहता है और ये क्रिया कहलाती है ब्लांचिंग। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से सवाल तो अब एक ब्लांचिंग प्रोसेस और होता है, उसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहले कुछ सुनते नहीं हैं, पूरी बात को पहले कमेंट करेंगे कि सर ब्लांचिंग ये नहीं होता है। ब्लांचिंग मुझे पता है, आपको पता है कि ब्लांचिंग क्या होता है। जब मैं बिल्कुल किताब से को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, आपको कह रहे हैं क्या होगा, मैं बता रहा हूँ दूसरा क्या होता है, सुनिए पहले उसको, फिर उसके बाद में उसका जवाब दीजिएगा। तो देखो ब्लांचिंग क्या होगा, एक ब्लांचिंग बता दिया मैंने फूल गोभी में होता है। अब दूसरा ब्लांचिंग क्या होता है, जब हम फलों और सब्जियों को हम संरक्षित करते हैं, कैनिंग करते हैं या उनसे जैम, जेली, मुरब्बा या अचार बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फलों को छील लिया, छीलने के बाद में उसको धो लिया, धोने के बाद में क्या करते हैं, उसको उबलते हुए पानी में डालते हैं, उबलते हुए पानी में डालते हैं और उबलते हुए पानी में लगभग उसको 1 से 2 मिनट रखने के बाद में तुरंत ठंडे पानी में डाल देते हैं। ठीक है, पहले उबलते पानी में डालेंगे फलों और सब्जियों को और उनके बाद में उसको तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। 1 से 2 मिनट रखने के बाद में तुरंत उसको ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे फल क्या होगा, फल मुलायम हो जाएगा, फल में जो रंग होगा वो अच्छा होगा, सुगंध विकसित होगी। इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो सारी किस में होंगी, ब्लांचिंग में होंगी। तो एक ब्लांचिंग तो होता है फूल गोभी में और एक ब्लांचिंग होता है जब हम फल या सब्जियों का संरक्षण करते हैं, उनसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, चटनी बनाते हैं, तो उस समय भी एक ब्लांचिंग प्रोसेस की जाती है। समझ गए होंगे। अब एक प्रोसेस और होती है जिसको बोलते हैं बोल्टिंग। अब मैं अगर ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आप कहोगे सर आप एक्सप्लेन ज़्यादा करते हो, तो मैं वो बताऊंगा नहीं बोल्टिंग क्या होती है। प्याज से संबंध है बोल्टिंग का, इतना बता देता हूँ। बोल्टिंग आ जाए किस में होती है तो कर देना, बोल्टिंग प्याज में होती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, आम का मुख्य कीट है, जो आम होता है उसका मुख्य कीट बताना है आपको। ऑप्शन ए मिलीबग, ऑप्शन बी फल मक्खी, सी मोयला और डी चेपा। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। आम का जो मुख्य कीट है वो कौन सा होगा, आम का मुख्य कीट कौन सा होगा, मिलीबग, फल मक्खी, मोयला या चेपा। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है मिलीबग, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का मुख्य कीट होता है वो कौन सा होता है, आम का मुख्य कीट कहलाएगा मिलीबग। मैंगो मिलीबग ही आम का मुख्य कीट होता है। अगला सवाल है हमारा, बेर का मुख्य कीट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। बेर का मुख्य कीट बताना है आपको। बेर का मुख्य कीट कौन सा होगा, ए मिलीबग, बी फल मक्खी, सी मोयला और डी चेपा। बताइए जल्दी से, बेर का मुख्य कीट। जिसने बी जवाब दिया है फल मक्खी, बिल्कुल सही जवाब है। जो बेर का मुख्य कीट होता है वो होता है फल मक्खी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।